dance, make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। डिस्कस तो नहीं, मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी। तो शायद तभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है ये इलास्टिसिटी। तो आज देखने वाले हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसे ही हो जाने वाला है बस। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड बहुत अच्छा लगता है इसको करने में, मज़ा आता है। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा सॉल्व करने में और देखने में बड़ा मज़ेदार है ये चैप्टर। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को दबा दिया, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड साथ ही साथ आपने हमें टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस पर हमें फॉलो कर लिया है। साथ ही साथ आप अपने सोशल मीडिया जो कि इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं @parli.in। ठीक है, चलो मेरा पार्ट तो हो गया, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। चलो सभा का प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 में हम लोगों ने डिमांड पढ़ ली। डिमांड के बारे में जो भी चीज़ें होती है, डिमांड कितनी तरीके की होती हैं, क्या क्या देखना था, कैसे होती है, जो भी चीज़ें थी वो देख ली थी कि डिमांड का इफेक्ट कैसे होता है, प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर कैसा होता है। सिर्फ हमने वन साइडेड ही पढ़ा है अभी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम होगी और प्राइस के कम होने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने उस लास्ट चैप्टर में एक चीज़ देखी थी कि डिमांड कम होगी बढ़ेगी ये पता चल रहा था, डिमांड किधर जाने वाली है सिर्फ मुझे यही पता चल रहा था। लेकिन मैं ये चीज़ पता नहीं कर पा रही थी कि कितने से डिमांड कम होगी या कितने परसेंटेज चेंज होगी, या जो मैग्नीट्यूड, हम एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करें तो मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी डिमांड कितने से कम होगी। हो सकता है कि अगर प्राइस 20% गिर गए, मतलब किसी भी चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस 20% नीचे आ गई, तो हो सकता है कि डिमांड सिर्फ 1% ही इंक्रीज हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डिमांड के 20% गिरने की वजह से प्राइस के 20% गिरने की वजह से डिमांड भी 20% ही बढ़े। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड मुझे नहीं मिल रहा था। तो उस मैग्नीट्यूड को कि बाय हाउ मच डिमांड इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो वो हम लोगों को बताने वाला है ये सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया? अब समझ में आ ही गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि यहाँ पता चलता है कि डिमांड कितने से कम हुई, कितने से बढ़ी है, और सॉल्व करने में ना बड़ा मजा आता है। लेकिन कुछ थ्योरी पॉइंट्स से पहले हम उसको कवर कर लें, फिर हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, तो ये आप लोगों की यूनिट 2 का जो कि है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स और डिमांड, उसका चैप्टर नंबर 4 है जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है ना, कि इसका मतलब कि प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरा प्रोडक्ट कितना रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब भी यही है कि कितना रिस्पॉन्डिंग है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वो देखा है, वो स्प्रिंग जैसा होता है। इलास्टिक जो चीज़ होती है कि अगर प्राइस बढ़ी तो कितना जल्दी खींचेगा, या कोई मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा या फिर वो स्टेबल ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस, कोई कमोडिटी या कोई गुड, कोई डिमांड, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग है टूवर्ड्स द चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर हमारी प्राइस बदल रही तो हमारी डिमांड कितनी जल्दी बदलेगी, वो कहलाती है हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हमारे पास में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्चुअली ये डी जो है वो छोटा वाला डी होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ऐसा लिखते हैं ED। ठीक है, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ डिमांड, वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अभी 12th के अंदर सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी पढ़नी है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपकी भगवान है, यही आपकी देवता है, यही आपका जीवन पार कराने वाली है। बाकी ये जो 2 इलास्टिसिटी हैं
ये आप लोगों को आगे जब आप कॉलेज में आ जाएंगे या आप लोग सीए करेंगे या आप जिस भी कोर्स में जाएंगे वहां आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी हायर लेवल। 12th में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी काम की है जो कि हमको देखना है, एंड बड़ी सिंपल है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही सुंदर है ये प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है ये चैप्टर क्योंकि मुझे आता है, सिर्फ यही आता है मुझे, इसलिए। ठीक है, चलो तो हाँ ठीक है, ये समझ लिया, ये सुंदर सी डेफिनेशन है जिसको आपको लर्न करना है, आपको लिखना भी है अपने नोट्स के अंदर। साथ ही साथ की क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, कि मेरा प्रोडक्ट कितना रिस्पॉन्ड करता है प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, कितना % गिरेगा, कितना % नहीं गिरेगा, वो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। पर इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस के गिरने की वजह से या बढ़ने की वजह से मेरा प्रोडक्ट कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाला है। ठीक है, वेल डन। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को सदैव याद रखनी, जैसे कि इट इस्टेब्लिशेस द क्वांटिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव पढ़ने से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले थे जिसमें क्या लिखा था कि इट इस्टेब्लिशेस द क्वालिटेटिव। ठीक है, हमें क्वांटिटेटिव जो है रिलेशनशिप वो मिलता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हमें इलास्टिसिटी में क्या मिलने वाला है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, प्राइस और डिमांड के बीच में कितने से कम ज्यादा होने वाला है वो रिश्ता हमें कौन देने वाला है, जिस रिश्ते का नाम हम ढूंढ रहे थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो हमें देने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप ये सुंदर सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, एंड ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल भी है। ठीक है, हर जगह व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हम लोगों को जो सीबीएसई है, हमारी बोर्ड है, वो हमें अलाउ करती है। तो आप हर क्वेश्चन में आंसर में ये एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा लिख दो और उसके बाद में फिर आप ये एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। मेजर्स मैग्नीट्यूड। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि हमें मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा है कि कितने से क्या कम होता है, सिर्फ हमें ये पता चलता है कि डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में मेरा लॉ ऑफ डिमांड जा रहा है, उसका कर्व जिसका जो स्लोप है वो कहाँ जा रहा है वो पता चल जाता है, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड नहीं मिलता है। ठीक है, कि कितने से कम हो रही, कितने %, कितना एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता था। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मुझे वही मैग्नीट्यूड ढूंढ कर देती है, ड्यू टू चेंज इन डिमांड, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि जब मेरी प्राइस बदली है उससे मेरा डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है वो मुझे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देने वाला है। हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड। ठीक है, मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन चेंज ऑन डिमांड। ठीक है, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा प्राइस का इफेक्ट हमारी डिमांड के ऊपर आने वाला है। अब ये जब आप लोग आगे चीजें पढ़ोगे तब और समझ में आता जाएगा। फिर कुछ चीजें हैं कि आप लोगों को पॉइंट्स याद रखने। ठीक है, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, एंड दैट पॉइंट इज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, आप लोग जब अभी प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि जो डिमांड है वो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव ही आती है। ठीक है, और वो नेगेटिव क्यों आती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, नॉट इनडायरेक्टेड, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्स। ये रिफ्लेक्ट करती है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में ही पढ़ा था कि ये हमारे बीच में जो प्राइस और डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताती है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए मेरा जो फॉर्मूला से आंसर आने वाला है, जो भी जितना भी मैग्नीट्यूड निकलने वाला है कि कितने % चेंज होगी या कितने से चेंज होगी, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग इलास्टिसिटी वी इग्नोर नेगेटिव साइन। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक से बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का आने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस में 2 तरीके से यहाँ पे आप लोगों से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब वही चीज कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, दोनों होती है, नन ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी अबव, दोनों चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो वहां आपको ये चीज लिखते आनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जो आंसर देने वाली वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन वहीं दूसरा उन्होंने पूछ लिया कि जो हमारी एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं, इलास्टिसिटी को एक्सप्रेस किया कैसे जा सकता है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन को, तो वहां पर आप पॉजिटिव साइन को भी
सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढना है, तब आपका आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से कि आपका आंसर आ रहा है आपका आंसर आ रहा है -0.25। ठीक है, -0.25 आ रहा है। मैं इसको पेन से लिख देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। -0.25 आ रहा है आप लोगों का आंसर। ठीक है, -0.25 और वहाँ ऑप्शन में गिवन है, एक गिवन है 0.25 और दूसरा गिवन है -0.25। तो अब इसमें से आप लोगों को दो ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर बिंगो करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ रखी है, दैट इज़ कि वो तो निगेटिव होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी कि पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, हमारी ईज के लिए, समझने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को समझना मतलब वो जब कैलकुलेशन आता है और उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में आंसर पूछा जाए तो आप किसको टिक करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दैट इज +0.25। वो है निगेटिव, वो अपने आप में समझ में आ रहा है कि वो निगेटिव है, लेकिन कभी भी -2.25 को टिक मत करके आना, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं लिखते वक्त। लेकिन अगर वो पूछ ले कि वो जो रिप्रेजेंट क्या करती है वो, ठीक है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हमेशा आंसर क्या देगी? तो वो नेगेटिव आंसर ही देगी। क्यों देगी? क्योंकि वहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन हम उसको लिखते कैसे, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो हम हमारा साइन जो है नेगेटिव साइन, उसको इग्नोर कर देते हैं और हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं पॉजिटिव साइन की तरफ। लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है कि हमारी जो डिमांड का इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, MCQ व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को समझा दिए गए हैं। एंड क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा आप लोगों का MCQ में ही आने वाला है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को 3 इलास्टिसिटी पढ़ने को रहती है, प्राइस, क्रॉस और इनकम, और होती है एडवर्टाइजमेंट होती है, मिड पॉइंट होती है, और आउटले, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर होती है, बहुत सारी होती है इलास्टिसिटी, एक नहीं है। लेकिन क्योंकि हम 12वीं के बच्चे, हम नन्हे मुन्ने से बच्चे, हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही है बोर्ड, हम लोगों को उन्होंने बोला है कि आप लोग सिर्फ अभी इस लेवल पर प्राइस इलास्टिसिटी को ही रीड कीजिए, उसी को समझना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए कि इसकी डेफिनेशन कैसे बनने वाली है, इसकी चीज़ों में क्या लिखने वाले हैं हम, तो वो यहाँ पर लॉजिक से समझते हैं। अब यहाँ लॉजिक क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमांड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ मेरी डिमांड में कम ज़्यादा कौन कर रहा है, किसकी वजह से मेरी डिमांड ऊपर नीचे हो रही है? प्राइस की वजह से। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, लॉजिक क्या निकल रहा है कि प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। ये हम लोगों ने हिंदी में लिखा है कि मेरी प्राइस की वजह से मेरे कमोडिटी, मेरे गुड्स, मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। और उसी को इंग्लिश में कर दें, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस जो है उसकी वजह से, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। अब इसी से आपका फॉर्मूला बनने वाला है, इसलिए आपको ये लॉजिक समझाया जा रहा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, और उसी को अगर इंग्लिश में बोला जाए, सभी की इंग्लिश बड़ी सुपर्ब होगी, आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इंग्लिश आप लोगों को आती ही होगी, तो उसका फॉर्मूला उसमें ये निकलता है कि प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस जो है वो बेस है जिसकी वजह से मेरी डिमांड ऊपर नीचे होती है। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो कम ज़्यादा हो रहा है डिमांड में, कि किसके बेस की वजह से हो रहा है, कौन है बेस में? बेस में है मेरे प्राइस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए? फॉर्मूला आ जाएगा कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। अब एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ से क्या निकल के आ गया कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस होने वाला है। ये तो कंफर्म है कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस होने वाला है, क्योंकि प्राइस जो है वो मेरे लिए, प्राइस की वजह से मेरी डिमांड अफेक्ट होती है। इसलिए मुझे ये फॉर्मूला बनाते वक्त याद रखना है कि प्राइस हमेशा बेस में आएगी। समझ में आया? इसलिए इतना लॉजिक समझाया है कि प्राइस हमेशा बेस में आएगी, कुछ भी हो जाए। इधर भी प्राइस बेस में आएगी, क्योंकि हम जब डिमांड को देखते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस को रखते हैं, डिमांड हमारी नीचे होती है, तो प्राइस जो है
तो प्राइस जो है उसकी वजह से मेरी डिमांड बदल रही है, तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेस में प्राइस आएगा और ऊपर जो आपकी डिमांड बदल रही है। अब ये चेंज इन डिमांड चेंज इन प्राइस कैसे आता है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक मेथड पढ़ाई जाती है, दैट इज अ परसेंटेज मेथड। मैंने लिखवाई होगी पर शायद नहीं लिखवाई है, तो ओके कोई बात नहीं। फॉर्मूला यहाँ इसलिए कि आप लोगों को एक ही मेथड पढ़नी, दैट इज परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, परसेंटेज चेंज मेथड पढ़नी, तो परसेंटेज पता है ना कैसे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो वो करते हैं आगे। ये पहली चीज समझ में आ गई कि चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस होता है। अब ये चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस आता कहाँ से है, तो चेंज इन डिमांड तो आ जाता है मेरा कि मैं कर दूं, अगर यहां पर मैं कर दूं न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है, तो उससे आ जाता है चेंज। चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये चेंज है, ये जो चेंज है मेरा, इसको चेंज को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि नए में से पुराने को माइनस कर दो, तो समझ में आ जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, सपोज मान लो पहले 25 खरीदते थे, अब 40 खरीदने लग गए हो, तो चेंज कैसे निकलेगा, 40 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 ही आएगा ना, इतना अच्छा तो है मेरा मैथ्स, हाँ 15 ही आएगा। ठीक है, तो वो 40 माइनस 25 कर दोगे तो वो आप लोगों का डिमांड का चेंज आ जाएगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। तो ये निकल गया मेरा चेंज। ठीक है, अब ऐसे ही सेम मुझे प्राइस का चेंज भी निकालना है, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। प्राइस का चेंज कैसे निकालूंगी कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, ये दोनों मेरे इस फॉर्मूले के लिए फिट हैं। यहाँ मुझे अगर डालना है तो मुझे चेंज इन डिमांड कैसे मिलेगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड करके। चेंज इन प्राइस कैसे मिलेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करके। ये हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे मेथड पढ़नी है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या आ जाता है फॉर्मूला आप लोगों के लिए कि चेंज इन डिमांड अगर आपको निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया है, तो हम कैसे निकालते हैं, पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन दैट। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं वहां पे, ऐसे गाइज, रुको नए पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज कि अगर आपको डिमांड का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यहाँ लिख देते हम कि चेंज इन, सॉरी, यहाँ अगर कर दें परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो उसका फॉर्मूला कैसा बनता है कि चेंज इन डिमांड का क्या आ जाता है, चेंज इन डिमांड के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। ठीक है, ये चेंज इन डिमांड के लिए यूज करते हैं हम। अब परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज मुझे मालूम है कि मैं मल्टीप्लाई तो करूंगी 100 से। ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन इसके अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में हमेशा याद रखिए ओल्ड डिमांड आएगी। ठीक है, क्योंकि वही बेस बनती है हमारे लिए। हाँ, डिमांड के लिए ओल्ड डिमांड बनेगी मेरे लिए। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकाला जाएगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसके लिए हाईलाइट किया जा रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए। सिंपल अगर चेंज इन डिमांड निकालना है तो सिर्फ आप ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि परसेंटेज मेथड पढ़ना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। अब आपने ये तो निकाल लिया। दूसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस के लिए वही सेम फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज होगा कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ये चेंज इन प्राइस के लिए यूज हो गया। अब जैसे ऊपर डिमांड में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ये मुझे हमेशा से पता है क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है, लेकिन इसके अपॉन में क्या आ जाएगी, ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो इससे मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस आराम से आ जाएगा।
ठीक है, अब हम लोगों ने इन दो इक्वेशंस को बना लिया, ये दो चीज़ें मेरे पास में आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। तो अब इसको साथ में रख देते हैं, ठीक है, साथ में एक साथ कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक साथ लिखने पे कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि क्या लिखते हैं हम लोग, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये चेंज इन प्राइस बताना है ना। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर जो मैथ्स के धुरंधर बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इतना आता है, इतना आता ही होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये आप लोगों को समझ में आएगा। वो ऊपर नीचे करके होता है ना, क्योंकि आने वाली चीज़ों में वही करना है। अब हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, अब एक चीज़ देखनी है कि ये वाली जो चीज़ है इसको एक साथ लेना है, ऊपर करना है, तो क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये समझ में आ जाता है। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल की लैंग्वेज में ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा कि मुझे बेस में चेंज इन डिमांड ही, चेंज इन प्राइस ही चाहिए, क्योंकि मेरी प्राइस की वजह से जो है डिमांड अफेक्ट होती है, तो मैं बेस को तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, तो बेस में जो है वो मेरा चेंज इन प्राइस ही रहेगा, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, और ऊपर चेंज इन डिमांड ही रहेगा, दैट इज न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाइड बाय, हमारी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी, ये वाला जो सीन है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो सीन है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड डिमांड, ठीक है, परफेक्ट। ये फॉर्मूला आप लोगों का बन जाता है। इसको और सुंदरता से लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, ये फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसको आप लोग हाईलाइट भी कर लीजिए सुंदरता से कि आप लोगों को इसी का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन देखना है तो आपको इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी प्रैक्टिकल्स है जहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज मेथड यूज़ करनी है तो आपको इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। शायद ये यूज़ करने को आ जाए, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये यूज़ करने को मिल सकता है, या फिर सिर्फ डिमांड का चेंज निकालना है या फिर सिर्फ प्राइस का चेंज निकालना है, तो फिर आप अपने अपने फॉर्मूले, जो कि ये वाला था, डिमांड का चेंज निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो, प्राइस का चेंज निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन होगा, जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की, तब हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। हमारी जो प्राइस है वो बेस है हमारी डिमांड को अफेक्ट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। प्राइस की वजह से मेरी डिमांड के अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। चलो, अब जैसे हमने डिमांड में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि आप लोगों को भिंडी खरीदने भेजा था मैंने, तो यहाँ भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन की जाती है, डिटर्मिनेंट्स हैं ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो पढ़ लेते हैं, बहुत छोटे से हैं, 9 लोग ही हैं, 9 ही लोग हैं, क्या है उसमें, ठीक है। पहली चीज है नेचर ऑफ कमोडिटी। पहला फैक्टर है आप लोगों के लिए यहाँ पर नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब होता है कि हमारा जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी जो कमोडिटी है वो हमारे लिए नेसेसिटी है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, हमारा जो बेसिक फूड आइटम होता है, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी नेसेसिटीज होती हैं, अगर वो है तो उसकी डिमांड क्या होगी मेरे लिए, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होना उसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। खाना खाना छोड़ते हो क्या, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि जैसे बासमती राइस ना खाएं, उससे नीचे वाले राइस खा सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो गिफिन गुड्स वाली चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है कि अगर वो नेसेसिटी है मेरे लिए, मुझे खाना खाना ज़रूरी है, 2 वक्त की रोटी मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं खाऊंगी। क्यों खाऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्राइस में कम ज़्यादा हो जाना उससे अफेक्ट नहीं होगा। मेरा प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, उसमें प्रेशर आ ही नहीं रहा है, उसमें प्राइस की वजह से कोई इफेक्ट डल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ कमोडिटी। लेकिन अगर वहीं पर कोई लग्जरी जैसे कि एसी हो गया,
रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवी, डीवीडी, ये सारे हमारे लग्जरीज आइटम्स में आते हैं, और भी हो गया जो भी चीज़ें हैं। तो ये नेसेसिटी नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए मेरे घर में एसी होना ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए मेरे घर में फ्रिज होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। तो इनके डिमांड जो होती है ना वो इलास्टिक होती है, कि प्राइस के कम ज़्यादा होने से इनके ऊपर इलास्टिकनेस दिखता है, इनका रिस्पॉन्सिवनेस दिखता है। लेकिन वहीं पर जो नेचर, जो हमारे बेसिक फूड आइटम होते हैं, उनके ऊपर कोई नज़र नहीं आता है, वो इन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अब है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, जिनके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इलास्टिसिटी होगी, और जितने कम सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ही कम इलास्टिसिटी होगी, उतनी ही कम इलास्टिसिटी होगी, उतने ही ज़्यादा इन इलास्टिक होंगे जिनके कम सब्स्टिट्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोक और पेप्सी दो लोग हैं, वही टी कॉफ़ी कोक और पेप्सी वाली बात है कि अगर मेरे चलो टी कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है, चाय और कॉफ़ी लेते हैं, तो अगर मेरी चाय की प्राइस बढ़ जाएगी तो सभी लोग मार्केट के कंजम्पशन में कहाँ चले जाएंगे, जो भी मेरे कस्टमर्स, जो भी मेरे कंज्यूमर्स है, वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, मेरी कॉफ़ी के ऊपर। टी की प्राइस बढ़ाई ना मैंने, ठीक है, टी की प्राइस अगर बढ़ जाती, चाय की प्राइस अगर बढ़ जाती, तो मेरे लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सारे के सारे कॉफ़ी पे। और ऐसा ही अगर कॉफ़ी के साथ कर दो कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ती तो टी की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें इलास्टिसिटी दिख रही कि प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस के बढ़ने कम होने से इलास्टिसिटी दिख रही कि प्राइस की वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो इलास्टिकनेस अपनी दिखा रहा है। इलास्टिक होता है ना, वो इलास्टिक देखा है, वो जो स्प्रिंग होता है उसको जितना खींचो तो प्राइस के बढ़ने से वो खिंचाव देखना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट अगर मार्केट में ज़्यादा हैं आपके, जैसे कोक पेप्सी हो गया, चाय कॉफ़ी हो गया, जो भी चीज़ें हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं खैर, तो अगर अवेलेबल है मार्केट में तो आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है नेचर में। और अगर नहीं है, बहुत कम है, जैसे शक्कर, चावल, गेहूं के लिए कोई प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कि गेहूं की जगह चावल खा लो, गेहूं का काम करेगा, चावल का काम करेगा, नमक की जगह शक्कर खा लो, नमक अलग चीज़ है, शक्कर अलग चीज़ है, वो लोग अपने अपने काम करेंगे। तो इनकी जो नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है, इनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो उसकी जगह क्या कर लेते हैं, इनका जो नेचर है वो बनता क्या, इन इलास्टिक। प्राइस के बढ़ने और कम होने से इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। कंजम्पशन कम हो सकता है लेकिन कंजम्पशन जीरो कभी नहीं हो सकता है इन लोगों का। ठीक है, इनकम लेवल, हायर द इनकम लेवल हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो अब है इनकम लेवल। अब इनकम लेवल में आप लोगों को समझ में आया ना ऊपर के दो, कि नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर डिसाइड करता है कि वो नेसेसिटी है या फिर काम चल सकता है, वो लग्जरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्केट में आपके सब्स्टिट्यूट्स कितने, वो डिटरमाइन करता है आपकी इलास्टिसिटी को। फिर है इनकम लेवल। अब जितना ज़्यादा इनकम लेवल होगा उतनी ही कम इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, अंबानीज हो गए, टाटा बिरला हो गए, रिलायंस वाले लोग हो गए, अंबानी हो गया वो तो ठीक है कोई बात नहीं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए इलास्टिसिटी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि पैसा इतना है, माता लक्ष्मी की कृपा इतनी है कि प्राइस के बढ़ने और कम होने से उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। लेकिन वहीं पर एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप देखते हैं कि अगर इनकम लेवल बढ़ जाता है तो वहीं हमारी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। हम लोग जो हमारा जो कंजम्पशन एरिया है, जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो चीज़ है वो बदल जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बड़े लोगों को देखते हैं तो उनके लिए प्राइस का कम होना और बढ़ने से उन्हें कोई अफेक्ट नहीं होता इतना ज़्यादा जितना कि पुअर पीपल या मिडिल क्लास लोगों के ऊपर आता है। तो इनकम लेवल क्या है कि हायर द इनकम लेवल लेस विल बी द इलास्टिसिटी, और लेस विल बी द इनकम लेवल हायर विल बी द इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आया कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी कम इलास्टिसिटी होगी, और जितनी कम इनकम होगी उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। लेवल ऑफ प्राइस, अब ये तो बहुत ही ज्यादा डिटरमिनेंट है कि मार्केट में जो प्राइस लेवल चल रहा है आप लोगों का, लेवल ऑफ प्राइस में ये लोगों को देखना है, इन चीजों को देखना है आपको कि जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, और जितनी कम प्राइस होगी उतना ही ज्यादा इन इलास्टिक होगा। अब जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, जो भी लग्जरियस आइटम होते हैं जीवन में, ठीक है, वो लोग इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज प्राइस में होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो लोग अपने इलास्टिसिटी को बदल लेते हैं कि प्राइस अगर बढ़ गई तो वो फिर उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, एसी की प्राइस बढ़ गई तो कम लोग खरीदेंगे, वहीं एसी की प्राइस गिर गई तो ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे होती। लेकिन वहीं पर जिन चीज़ों की जिनके ऊपर हमें प्राइस का अफेक्ट नहीं पड़ता, कि माचिस का डब्बा लेने जाते हो, ठीक है, इतने का मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का या 12 रुपये का, इससे ज़्यादा माचिस का डब्बा नहीं मिलता है। ठीक है, अब आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि माचिस का डब्बा 50 रुपये का मिलेगा या 100 रुपये का मिलेगा, तो वो अल्टीमेट केस है। एक डब्बे की बात कर रही हूँ मैं, एक डब्बे की। हाँ, नहीं तो होशियार चंद बोले मैम हम तो अगर बहुत सारे खरीद लाएंगे तो 100 रुपये में आएगा ही ना, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे लेवल ऑफ प्राइस में यही देखना है आपको कि जितने ज़्यादा महंगे आप सामान खरीदोगे उतने ज़्यादा इलास्टिक होंगे नेचर में, और जितने छोटी प्राइस के होंगे, कि एक मार्केट में सुई खरीदने जाते हो, निडल, जो जिससे सुई धागा चलता है हमारा, बुनाई और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जब कभी खरीदने जाते हो तो कितने की मिलती? मोस्टली बहुत केसेस में 5 रुपये से ऊपर उसकी प्राइस नहीं होती। बड़ी बेचारी बड़ी अच्छे से, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, 5 रुपये में खरीद लो मुझे, ठीक है, पर इससे ज़्यादा बढ़ती है क्या? बढ़ ही नहीं सकती है। तो उसके अगर प्राइस अगर 6 रुपये भी हो गई या 7 रुपये भी हो गई तो आप लोग क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं। वहीं अगर एसी की प्राइस 20,000 थी और अगर कल चल के 25,000 हो गई तो खरीदोगे क्या? डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में, यहाँ 2 रुपये से प्राइस बढ़ रही है और वहाँ 5,000 से प्राइस बढ़ रही है। तो वो जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, और जितनी कम प्राइस बढ़ेगी, मतलब जितना अमाउंट कम होगा प्राइस बढ़ने का, उतना ही प्रोडक्ट इन इलास्टिक होता है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि सपोज मान लो आप लोग बड़ा मस्त वर्कआउट कर रहे हैं, अपने बॉडी और आप लोगों को अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान है, तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में आप लोगों को लगी प्यास, ठीक है, कहीं भी बाहर से आते हैं हम, धूप में से आए, कहीं भी आए, तो हमने क्या किया कि हमें लग रही है प्यास। अब प्यास लगेगी तो ज़रूरी है कि ऐसा लिखा है कि नहीं मुझे तो कोक ही पीना है, या मुझे पेप्सी ही पीना है, या मुझे एनर्जी ड्रिंक ही पीना है तो ही मेरी प्यास बुझेगी। नॉर्मल पानी भी हम पी सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी प्यास बुझाने के लिए पानी ही पिया जाता है। तो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे कोक, पेप्सी, इनकी प्राइस बढ़ गई तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उससे कंजम्पशन को। ऐसा नहीं लिखा है ना कि प्यास लगेगी तो कोक पीऊंगी तो ही मुझे प्यास बुझेगी, वरना नहीं बुझेगी, पानी से तो मेरी प्यास बुझती नहीं है, मुझे तो सिर्फ कोक ही पीना है, ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये वो पोस्टपोनमेंट है कि अगर आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है नेचर में तो उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, कि प्राइस के बढ़ने से उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी उसकी एकदम से। तो ज़रूरी नहीं है ना कि प्यास लगने पर सिर्फ कोक और पेप्सी ही पी जाए, पानी भी पिया जा सकता है, और बेसिकली पानी ही पीना चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है, नंबर ऑफ यूजेस दिखाता है कि जितने ज़्यादा आपके यूजेस होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इलास्टिसिटी दिखेगी वहाँ पे। जैसे दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? हम लोग दूध लेकर आते हैं तो दूध से चाय बनाते हैं, बोर्नविटा वाला दूध बनाते हैं, एंड पनीर, घी, मक्खन, दही, केक और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैनी आइटम्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दूध, मिल्क, ठीक है। अब मान लो, सपोज मान लो कि दूध की प्राइस बढ़ गई, दूध की प्राइस बढ़ जाती। वैसे अभी दूध जनरली 50 रुपीज़ लीटर चल रहा है, केजी बोलने वाली थी मैं, 50 रुपीज़ लीटर चल रहा है। तो अगर कल को चलते वो हो गया 100 रुपये लीटर हो गया, या फिर जैसे, हाँ ठीक है, दूध के बाद मैं पेट्रोल बताऊंगी। दूध की प्राइस अभी 50 रुपीज़ लीटर है और वो कल चलते 100 रुपीज़ हो जाता है, या फॉर सपोज और ज़्यादा हो जाता है, या थोड़ा कम होता है कि 80 रुपये भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दूध पीना बंद नहीं करेंगे। दूध के कंजम्पशन जो हम लोग नंबर ऑफ यूजेस करते हैं ना, कि हम उससे मिठाई बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, दही जमा रहे हैं, घर में ही सब कुछ हो रहा है उससे, तो वो सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम कर देंगे। सिर्फ किसके लिए बुलाएंगे दूध? कि हमको सिर्फ चाय पीनी है और हमको दूध पीना है, जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट नीड पे आता है, ठीक है। फिर हम वो प्रायोरिटाइज करेंगे हमारे कंजम्पशन को, कि कौन सा कंजम्पशन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिठाई नहीं खाऊंगी तो जी सकती हूँ, पर चाय नहीं पीऊंगी तो नहीं जी सकते, ठीक है। चाय बहुत एसेंशियल है गाइस, चाय पीना बहुत ज़रूरी है जीवन में, चाय पिए बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो वो फिर दूध का कंजम्पशन जो है ना, वो उतनी ही जगह पर इफ़ेक्ट कर दिया जाएगा अगर उसकी दूध की प्राइस बढ़ती है, ठीक है। और अगर दूध की प्राइस कम होती तो फिर तो और मस्त आप 2-4 लीटर खरीदोगे और मस्त दिन भर मिठाई और केक और घी, मक्खन, छाछ सब कुछ बनता रहेगा आप लोगों के घर पे, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या करेंगे? हमारे कंजम्पशन को हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस में यही है, जैसे कि फॉर सपोज पेट्रोल, अभी पेट्रोल हम लोग गाड़ी में डालते हैं और बहुत सारी जगह यूज़ होता है, लेकिन जैसे अभी पेट्रोल आसमानों के भाव छू रहा है, 110 हो गया, 120 हो गया, 150 रुपये तक जाने की संभावनाएं हैं, तो फिर उसके यूजेस को कम कर दिया है। ऑल्टरनेट डेज पे लोग गाड़ी निकालने लग गए हैं। जैसे इलास्टिक है ये, ठीक है, ये इलास्टिसिटी शो कर रहा है कि आपके प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी है, प्राइस बढ़ गई तो मैंने उसका यूज़ कम कर दिया है, ठीक है। जैसे पेट्रोल में जो हम गाड़ियाँ चला रहे थे, अब लोग साइकिल चलाने लग जाते हैं, हफ्ते में कई बार पैदल भी चले जाते हैं, कम गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इससे क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट आपका इलास्टिक है, वो सेंसिटिव है आपकी प्राइस की वजह से, कि अगर आपकी प्राइस बढ़ी तो हमारा यूसेज या हमारा जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिसिटी शो करना शुरू कर देगा।
शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में शेयर होने का मतलब होता है कि फॉर सपोज आप लोग 10,000 रुपये, 10,000 तो नहीं, आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती 1,000 रुपीज़, ठीक है। आप लोगों की पॉकेट मनी जो है वो रुपीज़ है 1,000 रुपीज़ की, आप लोगों की 1,000 रुपये की पॉकेट मनी, आपके माता पिता आपको इतना पैसा देते हैं। अब इस 1,000 रुपये के ना कुछ शेयर कर रखे होंगे आप लोगों ने कि मैं 500 रुपये जो है वो मूवी टिकट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ में कर लूँगा, बाकी के जो 100-200 रुपये हैं वो मैं अपने स्टेशनरी आइटम के लिए कर दूँगा, कितने हो गए 800 रुपये, और बाकी के जो बचे हुए 200 रुपये हैं वो मैं सेव कर लूँगी, या फिर मैं जो मुझे कुछ भी बुक्स बुलानी है उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगी। ये आप लोगों का बेसिक इसमें रहेगा, ठीक है। 1,000 रुपये की पॉकेट मनी में ऐसा कि मैं 500 रुपये तो बस अपने दोस्तों के साथ में उड़ा दूंगा पूरे महीने भर में, 100-200 रुपये मेरे स्टेशनरी के लिए, और 200 रुपये जो है वो मैं सेव करके रखूंगी। अब टोटल एक्सपेंडिचर में जो आपका सबसे कम शेयर है वो कहाँ है, आपकी स्टेशनरी वाले आइटम पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, मूवी टिकट्स पे। अब अगर कल को चलते आपके स्टेशनरी की पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, एक पेंसिल जनरली 10 रुपये की आती, वो 12 रुपये की हो गई, तो खरीदना बंद कर दोगे कि नहीं हमको नहीं खरीदना, हम वो अब आजकल हम इंक से वो मोर पंख से लिखना शुरू करेंगे? नहीं, इतना अफेक्ट नहीं करेगा आपको वो 2 रुपये, क्योंकि आपके पास में अमाउंट वो छोटा है, ठीक है। वही लेवल ऑफ प्राइस वाली बात है कि कितने से वो प्राइस कम हो रही है। अगर स्टेशनरी आइटम का प्राइस बढ़ जाता है तो वो आप लोग उतना उसका कंजम्पशन कम नहीं करोगे। 100-200 रुपये की जगह ठीक है मान लो 300 रुपये हो जाएगा तो वो आप अफोर्ड कर लोगे। वहीं चल के आपका जो 500 रुपये का जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है, आपका जो एक्सपेंडिचर यहाँ आता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमूंगा, मूवी टिकट्स जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा, रेस्टोरेंट जाऊँगा, कैफ़े जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, तो वहाँ पर अगर ये चीज़ बढ़ती है तो इसका कंजम्पशन आप ज़रूर कम करोगे, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस करोगे इसको कि थोड़ा रुकते हैं, कभी और चल देंगे, अगले महीने चल देंगे, ज़रूरी हर महीने जाएं। लेकिन स्टेशनरी का आइटम क्योंकि सिर्फ आपके लिए स्लाइटली चेंज करेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा आपके ऊपर, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो उसके कम लेवल से कम होगा, ठीक है। तो इसलिए वो टोटल एक्सपेंडिचर डिपेंड करवाता है कि कितना ज़्यादा आप लोग एक्सपेंडिचर को बांट के रखते हो, ठीक है। फिर टाइम पीरियड। अब शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है ना कि जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड जो होते हैं उसमें आप लोग हैबिचुअल चेंज करना हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो इनइलास्टिक होता है हमारे लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी हैबिट्स को चेंज करना। लेकिन अगर कुछ चीज़ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो रही है, कुछ आगे के लिए बदलाव कर रही है हमारे जीवन में, तो फिर वो हमारे लिए इलास्टिक बन जाता है, ठीक है। फिर उसकी प्राइस की चेंज होने करने से वो मेरे लिए इलास्टिक होगा कि कोई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए अफेक्ट करेगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब से मेरा तुरंत कंजम्पशन, मेरा जो अभी का अभी कंज्यूम करना है मुझे अभी के अभी कंज्यूम कर लूँगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा वो मेरे ऊपर जितना कि मेरा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में एडजस्ट करना ज़्यादा कम डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो लोग इनइलास्टिक होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड वाली जो चीज़ें होती हैं उसको कम, वो हमारे आगे तक जाने वाली, इसलिए वो इलास्टिक होती है। तो ज़रा सा भी स्लाइड चेंज होने की, प्राइस की आगे पीछे होने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है अब हैबिट्स। अब ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं हमारे इंसानी जीवन में, हम लोग मानव जीवन लेकर आए हैं, बड़ा नादान सा दिल है हम सभी का, तो पिघल जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है स्पेशल मेडिसिन पीने की, ठीक है। कुछ लोग बड़े ही बहुत ही सुलझे हुए होते हैं इस चीज़ में कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल मेडिसिन की प्राइस आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है, वो हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। किसी को स्पेशल मेडिसिन पीने की आदत होती है, कोई लिकर पीने का शौक रख लेता है, यूं ही बस ऐसे ही दवा है ये तो, ठीक है। तो वो उसकी प्राइस उसके लिए कोई अफेक्ट नहीं डालती है, वो कितनी ही महंगी मिलेगी वो खरीद के लेके आएगा, क्यों? क्योंकि आदत है, ठीक है। इसलिए कहते हैं आदत अच्छी चीज़ों की डालनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऐसी उल्टी सीधी आदतें नहीं लगाना है कि स्पेशल मेडिसिन पी के आनी है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने अभी भी देखा कोविड के टाइम्स में भी कि जब दुकानें खुली तो लोग डांस कर रहे थे लिटरली शॉप्स के बाहर की फाइनली शॉप्स ओपन हो चुकी। तो ये वो आदत है, लोगों ने इतनी महंगी खरीदी है, ब्लैक में भी खरीदा है वो सारा सामान, तो वो इसमें इनइलास्टिक है, वो हैबिट वाली चीज़ ना कि उसकी प्राइस उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी नहीं, वो कितनी ही महंगी मिले व्यक्ति खरीदेगा, कंज्यूम लेस कर सकता है लेकिन वो खरीदेगा, ठीक है।
यहाँ पानी की प्यास पानी पीने से भी नहीं बुझेगी, वो सिर्फ ये स्पेशल मेडिसिन पीने से ही बुझेगी। तो अगर आपकी हैबिट है किसी चीज़ को लेकर के आप नहीं चेंज कर पाते हो, तो वो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो इनइलास्टिक बन जाता है, ठीक है। फिर कुछ भी हो उसके अंदर कितनी ही अनशन मात्रा में जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, आप खरीदोगे, ठीक है। यहाँ पर वो आदत आपकी गलत आ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट डालते हैं। पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, तीसरा इनकम लेवल, चौथा लेवल ऑफ प्राइस, पांचवा पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, छठा नंबर ऑफ यूजेस, सेवेंथ शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर की स्टेशनरी का कम ज़्यादा उधर चलेगा, लेकिन अगर मैं दोस्तों के साथ इंजॉय कम करूँ तो चलेगा। एट्थ है टाइम पीरियड और नाइन्थ है हैबिट्स, स्पेशल मेडिसिन पीने के लिए, ठीक है। अब है आप लोगों के पास में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, क्योंकि इसी से आगे आने वाले जो हैं आपके जो आपके प्रैक्टिकल्स है वो सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। सबसे पहला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो कब होती है? जब हमारा क्वांटिटी जो है, हमारी जो डिमांड है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के कम ज़्यादा होने से मेरी क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरी क्वांटिटी जो है वो सेम ही चल रही है बिल्कुल, प्राइस जो भी हो। तो इसका जो मैं इसके ग्राफ आप लोगों को बना के बता देती हूँ हर एक पर्टिकुलर के। पहला वाला जो है जिसमें आप लोगों को बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप लोगों की है ज़ीरो, जो कि क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पर डिमांड जो है वो आपकी ज़ीरो है, नो मैटर प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा सुंदर सा होता है, ये एक्सिस वैक्सिस वो सारी चीज़ें रहती है, लेकिन यहाँ आ जाता है हमारा क्वांटिटी और यहाँ आ जाती है हमारी डिमांड। डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो उसने क्या बोला डिस्क्रिप्शन में कि जो इसका ग्राफ है वो क्या होगा आप लोगों के लिए? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो ग्राफ है वो कैसे आने वाला है? ऐसे। ये आप लोगों का डिमांड का जो स्लोप है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा और यहाँ पर आपका प्राइस फैक्टर है। तो वो कुछ भी रहे प्राइस, आपकी डिमांड जो है वो सेम ही है, ठीक है। प्राइस 1 हो सकती है, प्राइस 2 हो सकती है, प्राइस 3 हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो, आपकी डिमांड जो है वो सेम ही है। ये होता है आप लोगों के लिए परफेक्टली इन इलास्टिक वाला डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ बोला है कि आपका जो प्रोडक्ट है आपका थोड़ा इन इलास्टिक है, लेस मतलब इन इलास्टिक है। तो वो क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरी जो डिमांड है वो कम चेंज होगी, ठीक है, प्राइस के बदलने से। जैसे कि अगर हमारी कुछ नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं कि कौन सा है इन इलास्टिक कैसा होता है। इन इलास्टिक में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस जो है वो मेरी ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड मेरी वो कम कुछ कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे आपकी इसका एग्जाम्पल कौन बन जाता है? एग्जाम्पल है यहाँ पे नेसेसिटीज़, ठीक है। नेसेसिटीज एक ऐसा पार्ट है कि उसमें प्राइस कितनी ही बढ़ जाए, हमारा कंजम्पशन जो है वो कम हो सकता है, लेकिन उसका जो डिमांड कर्व है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। जैसे कि आपका ये ग्राफ बनेगा इस पे, ठीक है। पहले कुछ प्राइस ये थी तो क्वांटिटी ये लेते थे, हाँ ठीक है। अब प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये लेते हैं, मतलब ऐसा करके ऐसा कुछ बनेगा। तो स्लोप जो है वो डिमांड का ऐसा निकलेगा, ठीक है। ये कौन सा कर्व हो जाएगा? इन इलास्टिक वाला कर्व, जिसको क्या कहते हैं? स्टीपर, ठीक है। स्टीपर स्लोप निकलेगा। ये कब होता है? जब मेरी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। उन्होंने बोल भी रखा है कि कब होता है? जब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, जहाँ पर आपके प्राइस के बढ़ने कम होने से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं होता है। नमक खरीदूंगी,
नमक अगर महंगा हो गया तब भी खरीद के लाऊंगी, सब्जी के लिए एसेंशियल है, नमक के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि नमक की प्राइस कम हो गई तो बोल दूंगी लाओ मम्मा सब्जी में नमक और डाल लो, कम हो गई है प्राइस, ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मल एक बेसिक यूज़ है, जो अमाउंट आप डालते हो वही डालोगे। पर अगर कम होती है तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले आओगे, या ज़्यादा होती तो ऐसा नहीं कि ज़ीरो कर दोगे। जो बेसिक आपको जितना अमाउंट चाहिए आप उतना उसको खर्च करोगे ही करोगे, ठीक है। यही बोला उसने कि शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टीपर। तो ये वही है कि आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्टीपर है ये, ठीक है। स्टीपर है, स्टीपर नीचे आ रहा है, स्टीपर है। अब है आप लोगों के पास में तीसरा, जहां पर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। तो वो कब हो सकता है, जब चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल गुड्स हैं उसमें जब ये है कि आपकी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप लोगों की 1 हो गई, ठीक है। वो कब होती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब आएगी, जब मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल हो, तब वो कैंसिल क्रॉस होके 1 ही बचेगा। तो वो एग्जाम्पल कौन है इसके लिए, यहाँ पर है नॉर्मल गुड्स, ठीक है। लग्जरियस गुड्स नहीं, जो मेरे नॉर्मल गुड्स के अंदर आते हैं। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिमांड पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें चर्चा करी थी नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स, इन सभी चीज़ों की, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स, इसका जो कर्व होता है, ठीक है, वो कैसा होता है वो बता देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इसका जो है डिमांड कर्व है, जो कि आप लोगों के लिए आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या लिख रही हूँ स्पेलिंग में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी साइड से एरिया निकाल लो, ठीक है। ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये सेम ही आना है, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज चेंज हुआ है, जो भी चेंजेस हैं वो सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। फिर चाहे आप इसका निकालो चाहे किसी का भी निकालो, वो जो आपका प्राइस का जो चेंज है वो आप लोगों का सेम ही आएगा। इसलिए इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेयर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व कैसा आएगा आप लोगों का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे आपका जो एरिया आने वाला है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। फिर चाहे आप कहीं का भी निकाल लो, इस पूरे ग्राफ में आपका जो एरिया आने वाला है वो इक्वल आने वाला है। और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। जो लग्जरियस भी नहीं है, जो बहुत छोटे भी नहीं, जो नॉर्मल है हमारे जीवन में, ठीक है, उनके लिए होता है। अब है आप लोगों के लिए वेयर इलास्टिक, ठीक है, सॉरी इसको और बोलते हैं क्या, इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है, सॉरी यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। अब है आप लोगों के लिए कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा बदल रही है आपके प्राइस में से, ठीक है। प्राइस आपकी थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा तरीके से बदल रही है, एकदम ही ज़्यादा बदल रही है, ठीक है। तो वो होता है आप लोगों के लिए लग्जरियस आइटम, ठीक है। जैसे लग्जरियस आइटम में थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है ना तो उसकी डिमांड एकदम ज़्यादा बदल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो वही बोला है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन लेस देन जो है वो इन्फिनिटी से लेस कम है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वो क्या होता है हमारे लिए, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक। और वो किसके लिए होता है, लग्जरियस के लिए। और इनका क्या होता है, इनका जैसे हमारा इसका जो चार्ट था, इन इलास्टिक वाले का जो ग्राफ कर्व था वो हमारा स्टीपर आ रहा था, वहीं पर उसका बनेगा हमारे लिए फ्लैटर, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा वो कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्जाम्पल कौन है इसके लिए, लग्जरियस आइटम्स, ठीक है, जो आप लोगों की नेसेसिटी नहीं है। तो उसके लिए आपका जो है ये मैप ऐसा बनेगा कि सेम मान लो कि पहले उसकी प्राइस थी कुछ यहाँ, ठीक है, कम होगी नीचे आएगी, प्राइस यहाँ थी तो आप लोग क्वांटिटी खरीद रहे थे इतनी ही। अब उसकी प्राइस आ गई है यहाँ P1 पे, तो आप लोगों की क्वांटिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ को ज्वाइन करोगे आप तो ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को, फ्लैटर,
ठीक है, फ्लैटर है इसका कर्व। तो लग्जरियस आइटम में कि स्लाइड चेंज होने की वजह से भी आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी। अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट एकदम से बिकने लग जाएगा, और अगर वहीं आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर आ जाती है कि वो बढ़ जाती है तो आपका क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, और इसका जो कर्व है वो कैसा आएगा, फ्लैटर। ठीक है, और कुछ बचा है, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। हाँ, अब लास्ट पॉइंट बचा है जहाँ पर बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो कब होता है, परफेक्टली इलास्टिक में। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। ठीक है, आपकी डिमांड में प्राइस के बदलने से एकदम से चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इमेजिनरी है ये चीज़, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि प्राइस में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे और मेरी डिमांड एकदम कुछ भी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये इमेजिनरी होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब तो परफेक्ट कंपटीशन भी हमारा आप लोग आगे पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मार्केट, और उसमें तब आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो बता देते हैं, जैसे यहीं बता दो क्या, नहीं आगे चलते हैं, चलो थोड़ा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप लोगों की आ रही है ये। वो क्यों आ रही है, क्योंकि देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड। ठीक है, और यहाँ पर है नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस कोई बदल ही नहीं रही है, प्राइस मेरी सेम ही है, लेकिन डिमांड मेरी अनशन बदल रही है। तो ये जो है एग्जाम्पल इसका इमेजिनरी है। इमेजिनरी होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। तो अभी आप लोग सिर्फ इसके ग्राफ को याद रख लें, और इतना कि ये कहाँ काम आता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो अलग अलग जगह जा रही है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, प्राइस आपकी कांस्टेंट है, तो यही बोला है कि ये जो ग्राफ है यहाँ का वो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये वाला जो था जहाँ पर मेरा प्रोडक्ट कंप्लीटली इनइलास्टिक था, परफेक्टली इनइलास्टिक था, वहाँ मेरा ग्राफ क्या था, वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डिग्रीज ऑफ डिमांड है जो आप लोगों को याद रखनी है, और इनके टाइप्स ऑफ जो हैं, क्या इनका कर्व क्या होता है, तो वो आप लोग याद रखिए और इनके डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करें। खैर मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ड्रॉ करे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत सुंदरता से ड्रॉ करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है कम्प्लीटली फिनिश। जो चीज़ें नहीं थी वो नहीं पढ़ाई हैं, ऐसा को तो कुछ था ही नहीं कि जो ना पढ़ाया जाए या हटा दिया है, सब कुछ था, पर जो लेस इंपॉर्टेंट था वो उन्होंने हटा दिया और हमने भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब इसका आता है प्रैक्टिकल पार्ट, वो लोग हम करने वाले हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे आपको सुंदर से प्रैक्टिकल सॉल्व करने को मिलेगा। और आप लोगों को तब तक क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क है, ये होमवर्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीटली रिवाइज करना है, साथ ही साथ डिमांड को भी, कि डिमांड में क्या क्या चीज़ें पड़ी थी उनको भी आप लोगों को रिवाइज करके आना है। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, सी यू।